ओके, गुड आफ्टरनून लोगों का आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा जो सेशन है उस पे हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं। एक आपका DHCP बाय द सर्वर एंड दूसरा DNS। ठीक है, ये हमारे नेटवर्क का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होती है सिक्योरिटी का मैटर। तो सिक्योरिटी आपका, जैसे कि OSI लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, सिक्योरिटी कहाँ नहीं चाहिए। OSI में 7 लेयर होती हैं, तो उस पर फिर बाद फोकस करेंगे। पहले हम इन दोनों काम को पहले पूरा करते हैं। यस, ये हमारा जो लास्ट वो है आपके सामने स्क्रीन पे, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी राउटिंग प्रोटोकॉल और DHCP लगा चुके हैं। ठीक है, बस चेक कर लेते हैं। पैकेट यहाँ से यहाँ भेजते हैं। ओके, और IP जो है हमारा DHCP के थ्रू है, नो प्रॉब्लम। एक बार और कम, अगर आपने आज खोला होगा तो एक बार और कम्युनिकेट करके चेक कर लीजिएगा। अभी देखिए, इसे अभी फेल हो रहा है, लेकिन 2 बार करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ क्लिक किया, इनमें भी अब IP आ चुका है, तो ये भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वन मोर, इसमें IP आया, इस पर अभी IP लिया नहीं है। इस पर IP जब लेंगे तब काम करेगा ये। DHCP है 15 एंड ऑनवर्ड। देन वी ट्राई। यस, दिस इज सक्सेसफुल, नाउ वर्किंग। आप यहाँ पे ये जो हम लोग भेजते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जैसे आ गया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बटन में आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रीन होगी। इसको क्लिक कर देंगे तो ये जो प्रोसेस है बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट हो जाता है। मुझे बार बार यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं DHCP सर्वर के बारे में। बेसिकली आपके राउटर के बारे में मैंने बताया कि राउटर एक वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, कॉस्टली डिवाइस है। और राउटर का जो मेन काम है वो क्या है कि पैकेट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में कम्युनिकेट कराना। कम्युनिकेशन पैकेट भेजने, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक हम जो बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उन सबको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जो भेजने का काम करता है वो राउटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये राउटर का मेन काम हो गया। इसके अलावा राउटर के और भी काम है, जैसे कि ऑटोमेटिक IP अलॉट करना, DHCP का, DNS का, प्रॉक्सी सर्वर का। ठीक है, तो ऐसे राउटर का नेटिंग का एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर भी होता है। ठीक है, तो ये राउटर के मेन भी कार्य है। लेकिन इन कार्यों को, इन वर्क को राउटर को ना देके, जहाँ पे बड़े बड़े जैसे हमारा LTTC है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है राउटर पे ट्रांसमिशन का, क्योंकि यहाँ पे करीब 1200-1300 लोग एक साथ एक ही राउटर के ऊपर इंटरनेट कर रहे होते हैं, तो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कम्युनिकेशन के अलावा अगर इन्हें बचाना है तो डेफिनेटली मुझे अपने नेटवर्क के अंदर एक आपका वो सर्वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि खराब होगा तो सर्वर कंप्यूटर खराब होगा। 1.5 लाख 2 लाख रुपए का राउटर खराब नहीं होगा, 20-25 लाख का। क्योंकि मेरा जो राउटर लगा हुआ LTTC का, उसकी कॉस्ट कमी 27 लाख रुपीज़ के आसपास में। ये जो राउटर हमारे LTTC में लगा है, जैसे अब हम देख पाएंगे, इसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। ये जो राउटर्स है, ये जो मेरे पास राउटर्स है, इसकी कॉस्ट करीब 27 लाख रुपीज़ है। सिस्को का 7609 राउटर हमने लगाया है, एक कस्टमर एज राउटर। तो ये राउटर भी सारा काम कर सकता है। तो राउटर पे लोड ना हो तो फिर हमने नेटवर्क के अंदर एक हमने DHCP और DNS, ये दोनों काम हमने की अलग से किया है। DNS एंड DHCP दोनों का आज हम देखने वाले हैं। दूसरा हमारा एप्लीकेशन सर्वर में क्या आ गया, हमारा LTTC का वेबसाइट आ गया, इंट्रानेट साइट जो हमारी LTTC की उसकी वेबसाइट आ गई, या हम कोई और लोकल वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, इसके बारे में ही बोला था कि भाई जितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं इन सबको डायरेक्टली यहाँ पे ना चला जाए, इनकी एक मॉनिटरिंग और एक कंट्रोलिंग भी रखना जरूरी है, इसलिए हमने प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फायरवॉल। ठीक है, तो ये जो आपका, ये जो हमने सर्वर दे दिए, सर्वर की ये सारा काम हमारा इस पे किया जा सकता है, लेकिन इस पे लोड ना हो, बचाया जाए। तो देखिए कितने, ये कितने कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर मुश्किल से ये 1.2 लाख रुपीज के हैं सारे। आप हिसाब लगा लीजिए, 1.2 लाख, 1.2 लाख। इवन ये चूंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए मैंने अलग अलग कंप्यूटर यहाँ पे यूज कर लिए। लेकिन और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एक ही कंप्यूटर हम यहाँ पे करीब 1.5 से 2 लाख रुपए वाला खरीद के यहीं लगा देते हैं। और इसके अंदर एक लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर, अब जो आपके कॉलेज में IT कंपनियां आती हैं जो आपको उठा के ले जाती हैं, TCS, विप्रो, ये लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, BSNL सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, रिलायंस सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, जो कम्युनिकेशन वाले जो कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर इन कंपनियों से परचेज करते हैं। तो जैसे BSNL ने हमने कंपनी से परचेज किया, TCS से, पहले मैं TCS से सॉफ्टवेयर खरीदते, ज्यादातर BSNL के अंदर जो सॉफ्टवेयर है खरीद, और इस सॉफ्टवेयर को मैं इस कंप्यूटर के अंदर डाल देता हूँ।
ठीक है ना। तो ये जो आईटी कंपनी जो काम आती हैं जो आपके कॉलेज में, इन सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने वाले लोगों का रिक्रूटमेंट करती है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उन कंपनियों को पैसा कहाँ से आता है। हम जैसे लोग, हमारा जैसी कंपनी जो है रिलायंस, जो खरीदती हैं, और हम इसका एक बार, जैसे मैंने एलटीटीसी की अगर बात करूं तो मैंने एक नेबरो कंपनी नाम का सॉफ्टवेयर खरीदा। पहले टीसीएस का था, अब नेबरो एक कंपनी, उसका सॉफ्टवेयर खरीदा। और जब हमने खरीदा था करीब 2.5 लाख रुपीज का था ये सॉफ्टवेयर। ये खरीद के हमने इंस्टॉल करा लिया अपने कंप्यूटर के अंदर। यानी कि राउटर का अभी इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम डीएससीपी, डीएनएस और एप्लीकेशन सारे काम कर पा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन होता है। ये कभी भी आपका वो हम नहीं खरीदें, कोई फायदा नहीं अगर बिना लाइसेंस का फ्री वो खरीद लें। चाहे आप लिनक्स का भी खरीदें, इसको लाइसेंस एक टाइम बीइंग होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की समय के साथ जरूरत होती है। ठीक है। दूसरा, जैसे साल भर होता है तो इसका लाइसेंस फीस हम लोग करीब 25,000 रुपए एनुअली पेमेंट भी करते हैं। यानी इस कंपनी ने एक बार सॉफ्टवेयर डाला और हम 3 साल 4 साल हर साल 25,000 रुपए देते रहते जब तक हम कंपनी का नया सॉफ्टवेयर ना ले ले। और 2014 से हम लोग लगातार, अभी नेब्रो कंपनी का मैंने ही खरीदा था और मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अभी मैंने फिर से रिन्यू किया। ठीक है। तो सालाना हम लोग 25,000 दे देते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टीसीएस, विप्रो, बिरला, ये जो कंपनी, जो आईटी कंपनी वो सॉफ्टवेयर बनाती है, ये नहीं कि एक बार बना दिया और बेच दिया फिर नहीं, तो फिर काम नहीं चलेगा। उसका लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोविजन है। ये आईटी एक्ट बनाए जाते हैं ताकि लोगों की एक तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता रहे, सिक्योरिटी फीचर भी फॉलो हो जाए, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे। नहीं तो एम्प्लॉय का एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, अगर हम बल्ब बनाते, ऐसा बल्ब बल्ब बनाया और लगा दिया और वो खराबी ना हो, तो फिर कोई खरीदेगा क्यों दोबारा। तो इसीलिए बल्ब ऐसा बनाया, एक लाइफ पीरियड के बाद बल्ब का भी टाइम होना ही है, जाना है। इसको दो ऑप्शन दे दिए, एक तो ये 6 महीने के बाद अपने आप खराब हो जाए, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आप उसने लगातार 300 घंटे चला देंगे तो भी खराब हो जाए। ठीक है। तो ये तरीका बनाया गया, स्ट्रेटजी बनाया गया, सब एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अगला जो करने वाले, ये सर्वर बना के हम कैसे मेंटेन करें। राउटर के अंदर सीधा कमांड दिया और हमने कर दिया। लास्ट सेशन में इस काम को हम लोगों ने किया था। ठीक है। तो अब इसको हम लोग करने वाले हैं और बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं। काम करता हूं, मैं इसी नेटवर्क को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि क्रॉस बटन है, ये है डिलीट। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस केबल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये वाला वाईफाई मैं इधर ले, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये वाला तो बना हुआ है ऑलरेडी राउटर द्वारा डीएचसीपी, मैं यहाँ पे सर्वर लगा के बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। फिर नॉर्मल पोजीशन में ऐसे आ जाते हैं। आपके यहाँ भी सेम होगा इस तरह से, बस राइट कॉर्नर। अब मैं यहाँ पे यहाँ से एक स्विच लगाऊंगा। जब एक से ज्यादा जोड़ना हो कंप्यूटर तो स्विच लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया है। तो मैं यहाँ पे स्विच लेता हूँ, पहला नंबर का स्विच लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ और मैं केबल के माध्यम से, अब यहाँ पे स्ट्रेट केबल की जरूरत होगी, अब इसको मैं स्ट्रेट केबल के माध्यम से लगा देता हूँ। ठीक है। दूसरे साइड में यहाँ पे कंप्यूटर में भी लगा देता हूँ और यहाँ से वाईफाई भी जोड़ देता हूँ। ठीक है ना, वाईफाई भी जोड़ देता हूँ। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मोबाइल फोन में जाएं, अभी जो आईपी आ रहा था वो इसके डीएचसीपी राउटर के माध्यम से आ रहा है। हम इसको दोबारा करेंगे तो अब ये फेल आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अब कोई भी डीएचसीपी नहीं है। ठीक है। अब ये फेल हो जाएगा, अब चेक कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे अब इस कंप्यूटर वाले पोर्शन को क्लिक करूंगा, जो हमारा ये इंडिविजुअल है। इसी में आप देखना, पहला कंप्यूटर से लैपटॉप है, सर्वर। सर्वर का डिजाइन नॉर्मल कंप्यूटर से अलग बनाया गया। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पे 2 सर्वर ले लेते हैं, 2 क्या 3 ले लीजिए, एक साथ 3 काम खत्म करेंगे आज। 3 हमने सर्वर अलग अलग ले लिए समझाने के लिए। ये भी कंप्यूटर होता है। इसमें हमने क्या किया, कंसन कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। सर्वर 0 को मैं ये कह देता हूँ कि चलो सर्वर 0 को यहाँ पर जब नीचे लिखा क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखने को आ जाएगा डीएचसीपी बना देते हैं। और हमने एक बात और आपको बताई थी कि दुनिया में 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी या डीएचसीपी के थ्रू नहीं होगा। एक राउटर का पोर्ट और दूसरा जितने भी सर्वर बनाओगे, तो सर्वर कंप्यूटर की जो आईपी होगी हमेशा स्टैटिक होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो हम डाल देते हैं 10 डॉट, इन्हीं सीरीज में से आएगा, 20 का सीरीज है तो मैं 5 कर लेता हूँ। ठीक है ना। और नीचे वाला जो कंप्यूटर है लगे हाथ में डीएनएस भी करा रहा हूँ। तो ये डीएनएस क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। ये भी एक सर्वर बना रहा हूँ, 10 डॉट 10 डॉट 20 डॉट 10 कर लेता हूँ। और जो सर्वर 2 है इसको मैं वेब सर्वर बना देता हूँ।
वेब सर्वर जिस पे वेबसाइट लॉन्च होती है, ठीक है। 10.10.20.15 लिख लेते हैं, ओके, /24 कर देते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि भी कंप्यूटर है तो इनको भी राउटर से ही, सॉरी, स्विच से ही जोड़ना पड़ेगा। तो केबल लीजिए आप, स्ट्रेट केबल, क्योंकि ये कंप्यूटर है। क्लिक किया, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं स्विच के अंदर, बशर्ते स्विच के अंदर किसी भी तरह का VLAN कॉन्फ़िगरेशन ना हो। बाय डिफॉल्ट VLAN कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ठीक है। एक नॉर्मल स्विच के अंदर हमें जब करते हैं तभी वो चीज़ चेंज होती है। जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे। ये आ गया भी आपके, ठीक है ना। अब हमने यहाँ जोड़ दिया। अब चूंकि ये जो कंप्यूटर है, सर्वर है, ये जो हमने IP हमने जो प्लान किया है, चूंकि सर्वर है तो मुझे स्टैटिक IP देना है, यानी इसमें DHCP का काम नहीं कराना। तो क्लिक करेंगे इसे और डेस्कटॉप में जाते हुए इसका क्लिक करते हुए इसको हम स्टैटिक IP दे देंगे। अब इसमें डाल देते हैं 10.10.20. जो हमने प्लानिंग किया है 5, सबनेट हमने 255/24 है तो 255 जो हमने प्लानिंग किया वो कर दिया। डिफॉल्ट गेटवे जो भी सर्वर लगेगा इनका भी गेटवे ही हो गया 10.10.20.1। अब चूंकि DNS भी आ गया है और DNS की भी IP आपने प्लानिंग कर दी है तो आप इसे भी डालिए 10.10.20.50 क्या किया हमने, 10 किया है, 10 कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। IP आप डालना अच्छी तरह से जानते हैं। बस इतनी सी बात मैंने बोला कि सर्वर के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी IP स्टैटिक होती है। इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है IT कंपनियों से खरीद कर लाइसेंस वर्जन का सॉफ्टवेयर हम डाल देते हैं और एनुअली फीस पेमेंट करते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने आपको बताई। अब हम DNS में भी सेम ये भी सर्वर है तो इसको भी क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसमें भी हम IP डाल देते हैं 20.10 डाल दिया, सबनेट मास्क। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ऋषभ अनम्यूट करिए, ऋषभ प्लीज अनम्यूट। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये DNS सर्वर में IP दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे IP एड्रेस में तो जो हमने प्लानिंग किया वो डाल दिया, गेट वो भी डाल दिया, सबनेट भी डाल दिया, गेटवे भी डाल। क्या DNS सर्वर में IP डालने की जरूरत है भाई? ये खुद ही DNS है तो। DNS सर्वर में IP डालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि खाली छोड़ते हैं हम हमेशा। तो सर मैंने देखा है इसमें 8.8.8.8 डाला जाता है। वैसे कई लोग क्या डालते डालते हैं, हैं? वो क्यों डालते हैं नहीं मुझे नहीं, अभी पता ये नहीं डाट के सर। हम बाद में बात करेंगे। हम मेरा सवाल समझो। अभी हम ये उससे बात करेंगे, वो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, उसको कोई इशू नहीं है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पे DNS पे मैं ब्लैंक छोड़ दूं या कुछ डालूं, क्योंकि खुद ही DNS है भाई। बाकी में तो हम ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़ दूं। विदुषी आपको क्या लगता है? So blank. अच्छा चलो एक छोटा सा स्टोरी समझा देता हूँ ताकि आपको, पूरा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर बनाते समय हमेशा एक चीज याद रहेगी आपको। एक छोटी स्टोरी है। एक धोबी होता है, अपने घर से 10 गधे लेके निकलता है और तालाब पे जाता है। और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो जब लौटने लगता है एक गधे के ऊपर चढ़ जाता है और काउंटिंग शुरू करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां काउंट नहीं करता था क्योंकि उसके ऊपर ही बैठा रहता था। तो उसके दिमाग में बार बार ही आता था 10वां गधा गया कहाँ, मैं तो 10 के साथ आया था 9। तो सेम चीज है, क्योंकि जितने भी हम डिवाइसें बना रहे हैं इंसान ने बनाया और गधे के साथ उसी धोबी के समान इनका एक्ट होता है। अगर आप इन्हें नहीं, ये क्या करेगा, बाकी काम तो करेगा लेकिन जब इसे ढूंढना होगा DNS तुम ही हो तो नहीं, अपने आप से नहीं, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं होता खुद में। हमें हर डिवाइस को बताना ही पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या जो वर्चुअल वर्ल्ड जो हम बना रहे हैं उसमें आपको मैनुअली एक बार बताना ही पड़ेगा भाई तुम DNS उसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अपने आप में वो सेंस नहीं कर सकता, सेल्फ सेंस। तो इसको बताना पड़ेगा कि तुम ही DNS हो भैया, ये सारा काम करेगा। लेकिन जब क्या कि अपनी जब बात आएगी तो मैं कौन हूँ वो बताना पड़ेगा, नहीं तुम ही DNS हो, अदरवाइज ये कंफ्यूज रहेगा। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो ऐसी चीजें कभी भी डाउट या ब्लैंक में नहीं छोड़नी है कि तुम हो अपने। इंसान सोच सकता है, मशीनें नहीं सोच सकती, चाहे कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई फाई हो जाए, ठीक है ना। और एक बार डाल लोगे तो फिर AI में चला जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर अगले फर्दर में गलती से नहीं भी पड़े तो सेंसेबल तरीके से फिर काम करेगा, तब अलग मैटर है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो आपको डालना ही पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बना तो डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, 10 डॉट इसको आपको डालना पड़ेगा, तुम ही DNS हो। अब है क्या DNS अभी हम बात करेंगे। अब जो ऋषभ का सवाल था कि 8 डॉट क्यों डालते हम बात करेंगे अभी। अभी हम पहले DHCP की बात कर रहे हैं। अब हम एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर को क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब यहाँ पे भी डाल लेते हैं 10.10.20.
15, ठीक है ना। इसके बाद 255.255.255.0 डिफॉल्ट गेटवे 10.10.20.1। इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये जो तीनों लाइनें लिखे समझ डीएनएस भी, अब डीएनएस क्या होता है हम बात करेंगे। अभी हम चूंकि टाइम बचा रहा हूं तो मैं अभी साथ के साथ भी करे जा रहा हूं। पहले डालना तो एक ही जैसा होता है, तो मैंने डीएनएस क्या है आपका, ये 10 है, ओके, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आईपी डालना ये मैन्युअली, क्योंकि सर्वर थे तो मैंने मैन्युअली आईपी डाला। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इसमें भी अभी ऑटोमेटिक डाला है, सॉरी मैन्युअली डाला है, लेकिन हम इसे डीएससीपी के थ्रू लेंगे, क्योंकि यूजर हमेशा डीएससीपी वाला ही यूज करता है, घर में हो चाहे बाहर की किसी भी दुनिया में। अगर मुझे इंटरनेट करना है तो हम लोग डीएससीपी के थ्रू ही करते हैं, राइट। अब देखो, अब हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर खरीदा, इसके अंदर डाल दिया। अब बहुत ही सिंपल भाषा में बताओ, अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपने पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर लिया, आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर किसी ने भी बनाया, आपने अपने कंप्यूटर में डाला और इसे सेटअप चला दिया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना। तो वैसे ही ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर पड़ जाता है। और आप एक बार सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बार बार कैसे करते हैं, उसका कोई ना कोई आइकन, कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई लोकेशन आपके कंप्यूटर में आ जाता है, जिसकी मदद से आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैकेट ट्रेसर है, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कोई ना कोई आइकन आ गया होगा या कहीं ना कहीं लोकेशन आ गई होगी, जब मुझे काम करना होगा तो मैं उसको क्लिक करूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये जो डीएससीपी है, इसका सॉफ्टवेयर चाहे लिनक्स हो, चाहे आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो या कोई भी पड़ा हो, सपोज करो विंडोज ही है, तो मैं आप सॉफ्टवेयर लिया और अपने विंडोज में इंस्टॉल कर लिया, तो मेरा ये जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर पड़ गया और इसका आइकन बन गया। अब मुझे सिर्फ छोटा सा सेटअप करना है, ठीक है। क्या करना है, क्लिक करेंगे, देखिए ये नॉर्मल कंप्यूटर है, इसको जरा मैं बंद करके, ये मेरा नॉर्मल कंप्यूटर। अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि देखिए इस पे अगर फिजिकल पे जाए तो बहुत ही कम मिलेगा, कॉन्फ़िग पे जाए देखिए बहुत ही कम मिलेगा, और सर्विस नाम का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये नॉर्मल कंप्यूटर को मैंने क्लिक किया, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाते हैं तो बहुत कम चीजें यहाँ दिख रही हैं, और यहाँ पे सर्विस नाम का भी कोई एक आपका टूल अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर मैं सर्वर कंप्यूटर पे क्लिक करूं, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाएंगे उतना ही है, लेकिन क्योंकि मैं सर्विस नाम का अवेलेबल है, हो सकता है कि जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये सारे चीजें अवेलेबल दिखाई दे। ये सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया है कंपनी से और इसका डाला, और एक एक सॉफ्टवेयर का सालाना कोई ना कोई चार्ज लगता है, 10,000 20,000 एक एक सॉफ्टवेयर का। वही पीस कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को मिलती है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको देती है बड़ी, और उसी का बिहाफ पे अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, और उसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस लगातार वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़े हैं, IoT का भी इसमें पड़ा हुआ है, मेरा नया, इस वजह से आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि ना हो, जो मेरा, अगर मेरा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे होंगे जो पुराना वाला। तो अभी मुझे डीएससीपी पे, यानी इसका आइकन बन गया, जैसे क्लिक करेंगे, ये चूंकि साइमुलेटर है तो साइमुलेटर में क्या होगा, हर चीज आपके एक ही स्क्रीन पे हो जाएगी। रियली में करेंगे, क्लिक करेंगे, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी, सबसे पहले वो पूछेगा आपका फुल नाम। अब एक चीज और बता दूं, अगर उसने पूछ दिया डीएस सर्विस ऑन करना हो, पहली बार कर रहा है, तो एक चीज और आज के बाद याद कर लीजिए, दुनिया में 1000 सॉफ्टवेयर बने हैं, लाखों सॉफ्टवेयर बने हैं, डीएससीपी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसका प्रयोग आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन करना है, आफ्टर सेटअप करना है। अगेन बोल रहा हूं, दुनिया में 1000 सॉफ्टवेयर, उनका कभी भी सर्विस ऑन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीएससीपी का सर्विस हमेशा कोशिश करिए आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर सेटअप, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लें, सेटअप कर लें, उसके बाद करें, अदरवाइज आपके पूरे नेटवर्क को वो कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि सारी डिवाइसें एआई बेस्ड बन रही हैं अब। तो अगर आपने सेटअप नहीं किया और पहले सर्विस ऑन कर दिया तो मन धड़न तरीके से काम होगा, और आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको सही करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए डीएससीपी सर्विस हमेशा आप बाद में ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, पॉपअप स्क्रीन खुलेगा, नाम चाहे तो आप बदल सकते हैं, बदलना नहीं। हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे, डिफॉल्ट गेटवे, अब यहाँ पे आपको लिखना है 10.10.20.1 डीएनएस सर्वर, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। यहाँ पे चूंकि पॉपअप स्क्रीन साइमुलेटर है तो एक ही पे काम हो जा रहा है, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे रियल में जो सॉफ्टवेयर आता है 10.10.20.DNS सर्वर हमने क्या करा है 10, यस। और कितने आईपी, आप यहाँ से 20 से आईपी शुरू कर दीजिए, तो शुरू से लेके 1 से लेके 19 नंबर का आईपी अपने आप रिजर्व हो गया आपका, वो आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और इस सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं तो बाय डिफॉल्ट 254 1 से लेके 255 आ गया, ये होता है ना, 1 से लेके 254 आईपी, यानी कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 20 रिजर्व कर लिया तो 21 से लेके
254 तक आप कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क में केवल 100 ही कंप्यूटर जुड़े, 101वां ना जुड़े, 101 नाम का जो डिवाइस है वो ना जुड़े। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 20 माइनस करके जो भी बचेगा अपने आप कंप्यूटर सेंस कर लेगा, ठीक है। और जैसे 100 लोग जुड़ जाएंगे और 101वां लोग जुड़ने की कोशिश करेगा तो आपके कंप्यूटर मोबाइल पे अपटेनिंग आईपी नाम का एक मैसेजिंग रिफ्लेक्ट होगा और जुड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे आपका कोई डिस्कनेक्ट होगा तब वो जुड़ जाएगा। बिल्कुल फोन में जैसे होता है कि कोई नंबर बिजी हो जाता है तब जुड़ता नहीं, जैसे कोई खाली होता है तो फिर वो जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसको पहले सेव करना है, मैंने कुछ नहीं किया, सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला है, बाय डिफॉल्ट मैंने इंस्टॉल किया, सेव कर दिया। अब मैं इसकी सर्विस ऑन करूंगा और फिर मैं सेव करूंगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप कंप्यूटर साइंस के हैं ऑटोमेटिकली, अब इसको बहुत ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं, इजिली आप लोग समझ सकते हैं, बस इसको आपको करके देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाला, खरीदा, सेम काम हमने सॉफ्टवेयर की मदद से एक सेटअप छोटा सा किया और सर्विस ऑन कर दी। अब हमारे नेटवर्क में ये डीएचसीपी सर्विस का काम करेगा। जब हमारा कंप्यूटर जुड़ेगा सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा, ढूंढेगा सभी के पास, तो इसके बाद ये फिर इसको सबसे पहले आईपी देगा। जैसे मोबाइल फोन है, अब इसको क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं आईपी आया कि नहीं आया। इसको देखिए अपने आप आ गया आपके सामने, फटाक से आया ये, ठीक है ना। 20 से शुरू किया ना, 20 से आ गया। अब यहाँ पे भी इसको दोबारा से हम इसको रीसेट करते हैं क्योंकि पुराना आईपी पहले से पड़ा हुआ है, दिस इज 21 आ गया आपका, ठीक है ना। बाकी ये जो सर्वर है इनको कभी भी डायनेमिक आईपी नहीं देना, ठीक है। आप चेक करेंगे, आप कुछ भी आईपी दिया हो लेकिन कम्युनिकेशन तब भी करेगा ये, दैट विल बी फर्स्ट टाइम आईपी चेंज हुआ थोड़ा सा चेंज होगा, देन विल बी वर्किंग आफ्टर सम टाइम, ओके। तो नाउ होपफुली कि बोथ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीएचसीपी and in real scenario we use of the DHCP server instead of the router, because router is the very important device and costly device and busy with one network to another network transportation, okay। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच के ट्रांसपोर्टेशन में अवेलेबल होता है, ट्रांसमिशन में अवेलेबल होता है, उसकी लोड को कम करने के लिए हम लोग डीएचसीपी सर्वर सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, क्योंकि राउटर में अगर सब कुछ ले लिया और राउटर में कर लिया तो खराब हो सकने की संभावना लाखों रुपए का खराबी होती है और ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप लोग करिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करेंगे डीएनएस की। ऋषभ, वी कैन कंटिन्यू डीएनएस? यस ठीक है सर। हाँ बोलो, कुछ पूछना हो पहले? यस नहीं सर, समझ में आ रहा है। वीडियो भी है आपके पास, वीडियो अवेलेबल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई डीएचसीपी आप बिल्कुल कर चुके हैं, सर। मुझे मालूम है। अब सॉफ्टवेयर के में अब आपके यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज है डीएनएस, जो आपके कई सवाल है मन में कि डीएनएस होता क्या है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा लिखूंगा उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए डीएनएस, डीएनएस का वैसे बाय डिफॉल्ट आप लोग नाम तो जानते ही होंगे, पूरा नाम क्या होता है डीएनएस का? डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना। कई जगह सर्वर की जगह पे हम लोग सिस्टम भी यूज करते हैं, कई जगह हम लोग सर्विस भी यूज करते हैं, ये अलग अलग नाम होते हैं डीएनएस के। कोई भी नाम आप एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, दो कोई प्रॉब्लम। ये तो टेक्निकल नाम है। अब इसका जो प्रैक्टिकल नाम है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी का नाम आप दोनों ने सुना होगा। आज अच्छी बात है, जमाना बदल गया, आजकल डिजिटल फॉर्म है, आप अपने नंबर गूगल क्लाउड्स में या किसी भी तरह के क्लाउड्स में आप सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल के सिम में भी हो जाता है। टुडे इज वेरी गुड टाइम, ओके नो प्रॉब्लम। बट पुराने टाइम में जब किसी घर में टेलीफोन लगता था, जब पहली बार फोन दिया जाता था या मोबाइल भी देते थे, तो लोगों को टेलीफोन डायरेक्टरी भी दी जाती थी। और आपको एक मूवी याद होगी हेरा फेरी, ठीक है, हेरा फेरी, जिसमें प्रवेश रावल वाली, होपफुली की ऐसा तो नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कई वर्जन आ चुके। तो उसके पहले मूवी में जो आपका प्रवेश रावल होता है डायरेक्ट, उसके बाद टेलीफोन डायरेक्टरी होता है। तो पहले लोग वही, वो बिल्कुल सही था, पहले सब नंबर याद नहीं करते थे, सबके पास डायरेक्टरी होता था। शहर के अंदर जितने भी टेलीफोन लगे होते थे सबका रिकॉर्ड होता था, किसका क्या नंबर। तो टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर दो चीजें होती थी, एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता था, दूसरे साइड में किस व्यक्ति का है और उसका एड्रेस लिखा होता था। और आपको याद है कि एक चीज आपको तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जब शुरू में आते थे, अगर मुझे किसी अपने फ्रेंड का एड्रेस पता होता था तो मैं एक टेलीफोन नंबर होता था 191, जैसे कि 100 होता है ना पुलिस का, 101 हॉस्पिटल का, उसी तरह 191 एक टेलीफोन नंबर सबको मालूम होता था। वो कहते उस पर नंबर कॉल करते थे, कहते थे भाई मिस्टर विकास है, मिस्टर ऋषभ अग्रवाल मोदी नगर में आप पहुंच गए और उनका घर
आपको मालूम है टेलीफोन नंबर नहीं पता तो 191 पे कॉल करें, और आपको मालूम है कि ऋषभ के घर में टेलीफोन लगा है तो 191 पे कॉल करके कि भाई ये ऋषभ अग्रवाल जी हैं, इनका एड्रेस ये है, 191 पे कॉल किया और इसका टेलीफोन नंबर बताया तो तुरंत वहां पे आपको टेलीफोन नंबर मिल जाता था। किसी का टेलीफोन नंबर पता है, उसका घर का एड्रेस चाहिए तो 191 पे घर के भी एड्रेस, ये ऑलरेडी हमें पुरानी सुविधाओं में ये थी। यानी कि टेलीफोन डायरेक्टरी में दो चीजें हो गई, एक तो टेलीफोन नंबर होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस, तो सेम चीज है। एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पिछले आप 10-12 दिन से मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, दुनिया में हर कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस से हो रहा है। बिना आईपी एड्रेस का कोई कम्युनिकेशन आप कर ही नहीं सकते। लेकिन रियलिटी में कोई भी इंसान आईपी एड्रेस से तो कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि हमने कोई आईपी नहीं डालता। अगर मुझे कुछ खोलना हो तो वेबसाइट खोलूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था अवेलेबल है, जैसे मैं वेबसाइट का नाम टाइप करता हूं तुरंत उसका आईपी एड्रेस उसको मिल जाता है, और फिर उस आईपी एड्रेस की मदद से फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगेन रिपीट, पूरी दुनिया वो में सब डोमेन में सर, डोमेन में सेव होता है ना सर, वो सब आईपी एड्रेस। अब मैं बता रहा, तो जो हमारा इसमें किसमें दो चीजें होगी, इसमें क्या होगा, एक तरफ आपका आईपी एड्रेस होगा जैसे टेलीफोन नंबर होता है, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट वेबसाइट का नाम या जो भी आप डोमेन कह सकते हो वो भी हो सकता है, कोई चीज नहीं, ठीक है ना। या वेबसाइट होगा, दूसरी तरफ आईपी एड्रेस होगा। इसके लिए तरीके होते हैं, देखो ऐसा रिसर्च, इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए डॉक्टर में, 1 बाय 1। पहली जो चीज है वो समझो। पहली चीज क्या है कि इसके अंदर जो भी डीएनएस सर्वर होगा या ये काम बेसिकली अभी राउटर का है, तो मैंने राउटर में कमांड दे के कराना था और डीएससीपी में सॉफ्टवेयर डाल के, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाल रखा, कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। तो आईपी एड्रेस और वेबसाइट, यानी जैसे हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं www.facebook.com, तो तुरंत हमारे जो भी नेटवर्क में डीएनएस सर्वर होता है उससे पूछता है, ठीक है, कि भैया ये जो आपका जो वेबसाइट है इसका आईपी एड्रेस बताओ। आईपी एड्रेस अगर मिल जाता है तो कम्युनिकेशन कर जाता है, ठीक है ना। इसके लिए कैसे करने पहले देखते हैं, फिर फर्दर कुछ क्वेश्चन है उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा। पहले हम लोग प्रैक्टिकली आ जाते हैं। यानी हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर, ये मान लो वेब सर्वर है, फेसबुक का एक वेब सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम भी बदल देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। अब आया, ठीक है, ओके। इसमें ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसका मैं नाम बदल लेता हूँ। चलिए, वेबसाइट अभी कुछ खुल नहीं रहा, ओके। पहले मैं डीएनएस सर्वर पे आ जाता हूँ। डीएनएस सर्वर में भी सेम चीज होगी, आप कॉन्फ़िग या सर्विस में आप ढूंढ लीजिए, सर्विस के अंदर इसका भी सॉफ्टवेयर पड़ा है। हमें क्या करना है, एज ए बीएसएनएल एम्प्लॉइज, एज ए आईएसपी एम्प्लॉइज, एज ए आप कहीं नेटवर्क इंजीनियर किसी ऑफिस में है तो वहाँ पे आप क्या करना है, डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें आप सर्विस पहले भी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो चीजें होंगी, इसमें दो चीजों की एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? आईपी एड्रेस और उसका वेबसाइट का नाम। तो मान लीजिए ये वेबसाइट है, वेब सर्वर है, इस पे जो वेबसाइट है www.kksy.com है, एक कर देता हूँ, और इसका एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस 10.10.20.15 ऐड कर देते हैं। एक ही वेब सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही वेब सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट बनाए जा सकते हैं, यानी कि बहुत सारे वेबसाइट का एक ही वेब सर्वर पे हो सकता है, लेकिन उसका क्या डिफरेंस होगा, एक और प्रोटोकॉल होता है आईसीएमपी, ठीक है ना। तो एक के बाद एक चीजें बनाई गई हैं, बस आप सीधे सीधे मोटे में समझिए कि जो वेब सर्वर होता है उस पर आईपी एड्रेस जो भी होगा वो उस वेबसाइट का एड्रेस होगा। एक और हम करते हैं, लिख देते हैं www.facebook.com, ठीक है ना। इसको भी हम आईपी सेम आईपी कर दे, या ये एक और सर्वर है ऊपर वाला, चलो डीएनएस सर्वर के अंदर भी हम वेब सर्वर बना लेते हैं 10.10.20.10, ओके, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो एड्रेस यहाँ पे रिलीज हो गए, यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं अगर इस कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले आईपी एड्रेस मिला है, चेक कर लेते हैं। ये अभी स्टैटिक है, इसमें डीएनएस सर्वर नहीं है, अगर मैं खोलूंगा तो नहीं मिलेगा। तो पहले मैं डीएनएस, या तो मैं यहाँ पर मैनुअली डाल दूं तो भी काम हो जाएगा, या मैं डीएचसीपी के थ्रू ले लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। अब आ गया, ठीक है। अगर मैं इस कंप्यूटर को ओपन करूं और यहां से वेब ब्राउजर करूं, जैसे कि हम लोग वेब ब्राउजर करते हैं, ठीक है, जैसे मैं वेब ब्राउजर पर क्लिक करूंगा और यहाँ वेबसाइट का नाम लिखूंगा, तो मेरा जो कंप्यूटर है सबसे पहले क्या करेगा, यहां से सबसे पहले कंप्यूटर इसमें पड़ेगा मेरे आईपी एड्रेस में डीएनएस क्या, तुरंत पहले डीएनएस वाले का आईपी पास जाएगा। सबसे पहले इससे पूछेगा भैया वेबसाइट बताओ, जो भी है उसे वेबसाइट का नाम बता देगा,
तो फिर ये वापस आएगा और ये वेब, मान लो इसी वेब सर्वर का, फिर यहाँ से दे सकते हो। सेम चीज दूसरे साइड में भी अगर डीएनएस सर्वर डाल देंगे तो दूसरे, मतलब जो हमारा एसआरएम वाला जो बनाया है कंप्यूटर, उसमें अगर यही डीएनएस सर्वर डाल देंगे तो भी ये काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डीएनएस सर्वर वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, ऐसा हमने दो वेबसाइट अपने डीएनएस सर्वर में डाल रखे हैं, एक तो KKSY, दूसरा facebook.com। मैं कोई तीसरा वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूँ, www.abcd.com, ठीक है। अब ये तो डीएनएस सर्वर में है नहीं, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, होस्ट नेम अनरिजॉल्व या प्रॉक्सी सर्वर, जो भी आपका ओपन, जो भी मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ये खुल नहीं रहा, कह रहा पता नहीं क्या लिख दिया, तो कहीं मुझे मिल ही नहीं रहा। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं www.kksy.com कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। दिस इज ओपन, दैट पेज इज ओपन। ओके, तो ये तो रहा कि कैसे डीएनएस सर्वर काम करता है। अब रियल में आ जाते हैं। रियल में अब आपका जो सवाल है, अब यहाँ पे आ जाती है। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसमें जो रियल नेटवर्क है उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। इसमें चेंज एडाप्टर सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इस पे आपको पूरा बातें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी नेटवर्क जिस पे इंटरनेट है, इस पे मिनिमम इतनी चीजें होनी है। आपके स्क्रीन पे आ गया, ये देखिए 10.10.1.4, ये तो आईपी एड्रेस हो गया, सबनेट हो गया, गेटवे हो गया। अब डीएनएस की बात करें, यहाँ पे आप डीएनएस मैंने कोई बनाया है, ये चूंकि मैंने अभी लिख दिया, अदरवाइज मेरा डीएनएस खुद ही है 10.10.1.30, ये मेरा खुद का डीएनएस है, ठीक है। अब मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं अपने कंप्यूटर में ऋषभ, दुनिया में तो अरबों वेबसाइट है, सारी वेबसाइट का रिकॉर्ड तो नहीं रख सकता मैं तो कुछ लिमिट ही रखूंगा ना। ऑल वेबसाइट रिकॉर्ड इज नॉट पॉसिबल माई ओन डीएनएस सर्वर, मेरे अपने डीएनएस सर्वर में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, googleBaba.com, गूगल महाराज ऐसे हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल ने अपना डीएनएस सर्वर बना, जिसकी आईडी है 8.8.8.8, 8.4.4 और 4.4.4.4, उसने डीएनएस सर्वर बनाए। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पे ना मिले, ये मेरा डीएनएस सर्वर, अगर मेरे पे ना मिले तो अल्टरनेट लिखा है, फिर अल्टरनेट, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं डालू, खाली मैं अपना डाल दूं और अपने में जो वेबसाइट मैं खोलना चाह रहा हूं, अगर वो नहीं है, होस्ट अनरिजॉल्व नाम का मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर अल्टरनेट डाल दिया तो मेरा कंप्यूटर सबसे पहले, आईडी तो उसको मिली गई, वो सबसे पहले भागेगा, जो भी हमने अल्टरनेट डाला 8.4. वहां से जाएगा, वहां से उसको इंफॉर्मेशन, वहां से उसको मिल जाएगा आईपी एड्रेस, फिर अपने कंप्यूटर पे आके हम अपने जो डीएनएस सर्वर है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऐसे बन रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रख लेगा वो, यानी नेक्स्ट टाइम में वो इजीली खुल जाएगा। फर्स्ट टाइम खोलोगे हो सकता है टाइम लगे, टाइम लगने का कारण नहीं होगा कि आपके लोकल डीएनएस सर्वर पे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फिर पूछ रहा है किससे, तो कोई ना कोई अल्टरनेट डीएनएस सर्वर इसीलिए दे देता, आपके पास नहीं तो दूसरे के पास में। तो हमने यहाँ गूगल का इसलिए डाला कि इंडिया में सबसे ज्यादा गूगल सर्च इंजन होता है, ज्यादातर चीजें हमें गूगल को मिल जाती हैं। बीएसएनएल में जाएंगे तो बीएसएनएल का खुद का डीएनएस, और गूगल का भी मैं बता रहा हूँ, गूगल का जो डीएनएस सर्वर है वो भी बीएसएनएल होस्टेड वाइड है, यानी बीएसएनएल का ही दिया हुआ है, क्योंकि बीएसएनएल को पैसा कमाना, तो ये ईबी में आता है, इंटरप्राइज बिजनेस में आता है ये, ठीक है ना। तो ये इसलिए किया जाता है। अब आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, यू कैन आस्क। ऋषभ, सर अब समझ में आ गया डीएनएस सर्वर है क्या? आवाज आपकी नहीं आ रही विदुषी, आप बताएं। यस सर। आ गया, सो रहे हो क्या? सर चलो, अब आपको अब एक चीज और दिखाते हैं। अब आ जाओ, ये नेटवर्क का एक क्वेश्चन आपका बोल रहा है, सीएमडी कमांड खोलते सभी जानते हैं। अब इसमें मैं यहां से आपका अगर वो खोलूं यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? उसकी सारी आईपी मिल जाएंगी आपको। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहले इसके लिए कमांड होती है ट्रेस, मालूम है आपको, ट्रेस आरटी। मैं अपने इस कंप्यूटर से आपके यूनिवर्सिटी को खोलना हो तो आपके यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी मुझे पता चल जाएगा, और किन किन राउटर पे होके जा रहा है उन सबकी आईपी एड्रेस भी पता चल जाएगी। अगर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड नहीं है तो 100% पता चल जाएगा, और अगर इंप्लीमेंटेड है तो जहां इंप्लीमेंटेड होगी उसकी आईडी मुझे मालूम नहीं चलेगी। तो हैकर सबसे पहले ही काम करते हैं, सबसे पहले ही काम करते हैं कि भाई ये जो रूटिंग है, रूटिंग में कौन कौन बीच में लोग आ रहे हैं, पहले वो ट्रेस कर लेता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी मजबूत करता है कि मुझे हैक कहाँ करना है, कमजोरी कहाँ है,
अगर मैं कोई चीज हैक करूंगा तो वीक पॉइंट कहाँ पे है और स्ट्रांग पॉइंट कहाँ है, तो स्ट्रांग पॉइंट को तोड़ने की कोशिश करता है। रास्ता, अगर आप चोरी करना है, बहुत सीधी सी बात है, चोरी करने का कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन चोरी करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर मुझे कहीं डाका डालना है, चोरी करना है, सबसे पहले कि मेरे बीच में कोई ना आए, तो रास्ता क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो हैकर सबसे पहला काम करता है आईपी एड्रेस से पूरा रास्ता क्लियर करता है। तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट का नाम बताएं। कॉलेज सारे में ना आपका? SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। srmisp.edu.in। कौन सा है? SRM गाजियाबाद? मैं बता रहा हूँ सर आपको, srmisp.edu.in। SRMIST IST.edu.in। .edu.in। यस सर। ये सही है? यस सर। चलिए देखिए, आपका कॉलेज का आईपी आ गया 3.6.12.19। ठीक है, अभी यही देखिए। आ रहा है सर मेरे। हाँ, ये आपके कॉलेज है। अब देखिए मेरे से कैसे कैसे जा रहा है मैं बता रहा हूँ। अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली आपके कॉलेज पर, अब 9 नंबर पे आके सिक्योरिटी आ गई। यहाँ सिक्योरिटी आ जाएगी, वहां पे डॉट आ जाएगा। ठीक है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट, वहां पे डॉट सिक्योरिटी कर रखी है ये 9 नंबर पे। फिर उसके बाद ये भी अगले रूट पे नहीं है, फिर ये सारा मिल जाएगा। तो फाइनली आपका देखिए इसमें है क्या, आप समझिए। देखिए सबसे पहले तो उसने आईपी को मिल गया, डीएनएस से आईपी मिल गया। डीएनएस जहाँ भी हो सकता है, मेरे लोकल में ही आ गया हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरा ये लोकल सर्वर पे गया। कहाँ पे गया? ये डीएनएस सर्वर जो है मेरे कंप्यूटर का, वो गेटवे है जो हमने गेटवे डाल रखा है, वहां पे चला गया राउटर के पोर्ट पे। ठीक है, राउटर के पोर्ट से बाहर निकलने के लिए मैंने ये थोड़ा सा टिक्रम लगाया है, ये अपना। फिर ये हमारे गाजियाबाद चला गया 1179। बाहर की दुनिया में जो राउटर का मेन पोर्ट है, उनको नज़र में आपका गाजियाबाद का ये है। हमारे एलटीटीसी का जो आईपी एड्रेस है 194 और 195 दो है। ठीक है, गाजियाबाद ये एलटीटीसी का आईपी एड्रेस है। एलटीटीसी से फिर गाजियाबाद जो बीएसएनएल है वहां पे चला गया। बीएसएनएल ने भेज दिया आपको ये 99 चला गया दिल्ली। दिल्ली 52 आपका चला गया ये हमारा मुंबई। देखो कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है ये। 52 मुंबई है और विदेश संचार निगम लिमिटेड का, इसके बीच की कुछ गायब है, फिर घूम फिर के मुंबई में ही रह गया, मुंबई में घुमा रहा है। ये सारे मुंबई में घूमते 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 आ गए 52.95। सारा मुंबई चल रहा है अभी। अब बीच का मुंबई से वापसी कैसे हो रही है उसकी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कॉलेज जो आपका जो भी सर्वर है उन्होंने थोड़ा सा सिक्योर कर रखा है। तो मुझे कहाँ वर्कआउट करना पड़ेगा? मुंबई वाले तो हमें सबको मालूम है कि कैसे ब्रेक करना है। अब यहाँ वाली जो चीज़ें हैं ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? जो ये 149 का जो भी बंदा है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भैया ऐसा है कि यहाँ से बताओ कि आगे का जो पाथ है, ये जो 10 में ये IP बता दूंगा कि इस IP का मुझे पाथ चाहिए। तो फिर वहां से आगे की पाथ बताएगा वो। फिर अगर उसको भी कहीं से रुकावट मिलेगी तो फिर मैं वहां से पूछूंगा फर्दर देन विल बी। ठीक है, सर आपके में जो लास्ट IP.149 आ रहा है, मेरे में दूसरी IP आ रही है। किसमें? आप में? आपका जो रूट अलग यस आया रहा होगा। सर। आप आपके रूट से अलग जा रहे होंगे ना, मेरे रूट से जो परमिशन है उसके रूट से मिलेंगे, लेकिन फाइनली पहुंचना उसको यहीं पे है। आपका जो है इंटरनेट सर्विस किसी और कंपनी का होगा या फिर किसी और ISP किसी और आई पोर्ट से होगा ना, तो नहीं रास्ता। सर, ये आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 12 के बाद का थोड़ा सा अलग है, बाकी तो थोड़ा बहुत हुआ। 12 से पहले जो IP 52.95.65 है ना, हाँ लास्ट जी, में 214 आ रहा है, मतलब लास्ट का डिवाइसेस चेंज हो गया, बाकी रास्ता वही है। हाँ ठीक है। ये नेटवर्क है, तो होपफुली कि नेटवर्किंग जो है वो पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विदुषी अब आपको समझ में, आप घर में भी जो लगा होता है उसमें आप देखेंगे, उसमें क्या आप फाइंड आउट कर पाएंगे? उसमें आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो आपका जो आपको एक तो आईपी, आपको अगर आईपी लगा है तो आपको इसमें से, सॉरी टेक्स्ट ब्लैक नहीं, अच्छा है। घर पे जो हम आईपी लेंगे 192.168.1, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको आईपी मिलती है। ठीक है, और इन सबका जो गेटवे होता है, मॉडम को भी आईपी दी जाती है। नहीं, मॉडम को बाय डिफॉल्ट 192.168.1.1 होता है। ठीक है, तो आपके उसमें जो डीएनएस होता है उसको भी हम उसमें आपके मॉडम में 192.168.1.1 ही दिखाते हैं। और अल्टरनेट डीएनएस में अगर कोई समझदार होगा तो गूगल का भी डाल सकता है। ठीक है, या फिर बीएसएनएल का भी हम लोग को देते हैं। हम लोग अगर बीएसएनएल कम तो भी अपना देता है, तो हमारा भी अपना आईपी है बहुत सारे,
उनमें से हम कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, तो उस डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फाइंड आउट करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और है, चलिए वापस आ जाते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, इसमें अभी तक नेटवर्क में कोई और डाउट हो? नेटवर्क, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द नेटवर्क। अब आपका एक सेशन और लगेगा जो आपको मेरे साथ पढ़ना होगा, बाकी के लिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, दैट्स ओके। और थ्योरी से साइबर सिक्योरिटी की कुछ पीपीटीज हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, दैट्स ओके। उसमें अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दिन पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आप लोग अगर आपने किया है, कोई अगर डाउट हो रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कल आप लोग बीलैन का क्लास करेंगे? बीलैन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का कैसे करते हैं? कल एसीएल का कराते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। सर क्लास कल नहीं हो पाएगी सर, कल फिर एग्जाम है। कोई दिक्कत, देखो मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, मुझे 2 सेशन कराना है, या तो आप लोग 1-2 दिन टाइम ले लो, यहाँ तक पहले पूरा कर लो, कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, अगले वीक में कोई मुझे कितनी क्लासेस रह गई है? क्लास सिर्फ 2 सेशन रह रहे हैं आपके, आप चाहो तो एक सेशन में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेशन में करा दीजिएगा सर, 1-2 दिन बाद। हाँ तो आप मेरे को कल मैसेज कर, एग्जाम है सर। हाँ आप मेरे को